नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेडी टू कम्पीट में। जैसा कि हम लोगों को पता है कि आजकल एक यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा एक वैकेंसी आई हुई है, जिसमें कि आईटीआई अनुदेशक की कुछ जगहें निकली हैं और उन पे भर्ती के लिए अभी परीक्षा हुई नहीं है। परीक्षा लंबित है और जल्दी ही परीक्षा होने वाली है। तो उसी के संदर्भ में आज मैं ये जो नए वीडियो लॉन्च किए हैं, मैंने जो नए वीडियो डाले हैं, वो उन्हीं को टॉपिक को कवर करते हुए आप सबके लिए मैं ये वीडियो लाया हूँ। और प्रयास रहेगा कि इसमें जो भी कुछ आपको मैं पढ़ाऊँ वो बहुत ऑथेंटिक हो और बहुत पॉइंट टू पॉइंट ही केवल चीज़ों को पढ़ाने की कोशिश करूँगा। तो मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि आप मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए अपना यूट्यूब चैनल रेडी टू कम्पीट को। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं आईटीआई अनुदेशक भर्ती 2022, और इसमें मैं आपको वीडियो क्लासेस दूंगा, क्लास नोट्स भी दूंगा, टेक्स्ट सीरीज भी कराऊंगा आप लोगों को, और एमसीक्यूज भी रहेंगे। इसमें कि कंटेंट जो है वो अपने जो सिलेबस है वो कुछ इस तरीके से है। इंग्लिश जो है 5 नंबर की आएगी, और जो कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो 20 नंबर के होंगे, और पर्यावरण शिक्षा 10 नंबर की, श्रम कानून 20 नंबर का, सामान्य ज्ञान 40 नंबर की, गुणवत्ता प्रबंधन 5 नंबर की। सामान्य ज्ञान में 8 टॉपिक हैं, जिनमें से कि हर टॉपिक में से 5-5 क्वेश्चन आने हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें हम लोगों को नहीं मिल पा रही हैं, वो है श्रम कानून। तो आज मैं यहीं से स्टार्ट करूँगा, श्रम कानून से। हम लोग आज श्रम कानून के बारे में ही पढ़ेंगे और धीरे धीरे इस टॉपिक को पूरा कवर करेंगे। इस टॉपिक में हम कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, और कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें नहीं रह जाएगी जो कि हमको बाद में परेशान करे या फिर कुछ छूट जाए हमारा। कोशिश यही रहेगी कि सारे टॉपिक जो भी इससे रिलेटेड है वो सारे इसमें कवर हो जाएं। तो एक वीडियो में तो सब कुछ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि श्रम कानून बड़ा है और कई इसमें कानून हैं। तो धीरे धीरे डेली नहीं तो 1-2 दिन में वीडियो में डालता रहूँगा, और आप उससे धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। श्रम कल्याणकारी अधिनियम, लेबर वेलफेयर लेजिस्लेशन। श्रम कानून, और श्रम कानून जैसे हम लोग सब जानते ही हैं कि जो भी श्रमिक के लिए कानून बने हैं, और खाली श्रमिक के लिए ही कानून नहीं बने हैं, ये उन नियोजकों पर भी लागू होते हैं जो कि जैसे कि फैक्ट्री मालिक हैं, जो कोई कंपनी चला रहे हैं या कोई स्कूल चला रहे हैं, ये सब जगह लागू होते हैं। और कौन कौन से कानून किस किस जगह लागू होते हैं, क्या क्या शर्तें हैं उनमें, क्या क्या नियम हैं, इन्हीं सबको आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो जानते हैं सबसे पहले कि आखिर श्रम कल्याणकारी अधिनियम होते क्या हैं। श्रम कानून कर्मचारियों के समान अधिकार और अवसर, सुरक्षा व वेतन इत्यादि को सुरक्षित करने वाले कानूनों को श्रम कानून कहा जाता है। श्रम कानून जो है वो श्रमिकों को समान अवसर और समान अधिकार और समान वेतन और सुरक्षा, ये सारी चीज़ें उपलब्ध कराते हैं या इनकी सिक्योरिटी देते हैं। इसलिए ये कानून बनाए गए कि इनसे कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा की जा सके। और ये कहाँ कहाँ लागू होते हैं, इनका क्षेत्र क्या क्या है। ये निजी व सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में कार्यरत अधिकारियों व श्रमिकों पर कानून लागू होते हैं। यानी कि जो गवर्नमेंट कंपनियां हैं या गवर्नमेंट फैक्ट्री हैं या गवर्नमेंट जितने भी उनके उपक्रम चलते हैं, उनमें भी ये लागू होता है। और प्राइवेट कंपनी, फैक्ट्री या संस्थान, उन सब में भी ये लागू होता है। और इसका उद्देश्य मेन एक यही है कि श्रमिकों के जब मानसिक और शारीरिक शोषण जो होता था पहले, आज़ादी से पहले, उसको
खत्म करने से है कि किसी भी श्रमिक का शारीरिक शोषण या मानसिक शोषण ना हो सके। अब ये कितने प्रकार के होते हैं इनके बारे में जानते हैं। श्रम कानून के प्रकार, नंबर 1 है उद्योग और श्रम संबंधी विधान। नंबर 2 है सामाजिक सुरक्षा संबंधी विधान। पहला नंबर है उद्योग और श्रम संबंधी विधान। जो उद्योग और श्रम से संबंधित यानी लेबर से संबंध है, और कुछ जो कानून है वो सामाजिक सुरक्षा से संबंधित है। अब इनमें कौन कौन से कानून आते हैं, इन सब कानूनों को देखते हुए चलेंगे हम लोग आगे की तरफ और देखेंगे कि आखिर उद्योग और श्रम संबंधी विधान में कौन कौन से कानून आते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे उद्योग और श्रम संबंधी विधान। इसमें देखेंगे तो पहला आता है भारतीय श्रम संघ अधिनियम 1926। इसके बाद श्रमजीवी या श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923। सबसे पुराना कानून है ये और सबसे इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि ये आज़ादी के टाइम में क्या कहें, बल्कि श्रमिकों के लिए पहला बनने वाला कानून जो है वो श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 है। बहुत ज़्यादा हिस्ट्री पढ़ने की हमको ज़रूरत नहीं है इसमें कि कानून कैसे कैसे बने, क्या क्या हुआ, क्या क्या घटनाएं हुई। लेकिन हाँ, आज़ादी के टाइम में जब श्रमिकों का शोषण होता था बहुत बड़े स्तर पर, उस दौरान ये सब कानून दिमाग में धीरे धीरे आए और लोगों ने इनको इम्प्लीमेंट किया और आज हम लोगों को इनका जो अपडेटेड रूप दिखाई देता है वो कानून के रूप में दिखाई देता है। तो इसी क्रम में हम लोग पढ़ेंगे तीसरा कानून भृति भुगतान यानी कि मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936। मैंने ये भृति भुगतान या श्रमजीवी इस टाइप के जो वर्ड लिए हैं वो इसलिए लिए हैं कि ये एज इट इज़ जो कानून में लिखे हुए हैं वो इसी तरीके से लिखे हुए हैं और आपके क्वेश्चन में भी ये वर्ड आ सकते हैं, इसीलिए आप इनसे अनजान ना रहें। इसलिए मैंने ये वर्ड भी लिखे हैं जिससे कि आपको समझ में रहे कि भृति माने क्या होता है। तो भृति माने मजदूरी होती है। और वैसे इसका जो और वर्ड भी जो भी इनसे मिलते जुलते वर्ड जो भी होंगे वो मैं आपको बताता रहूँगा, जिससे कि आपको कहीं प्रॉब्लम ना हो किसी भी चीज़ को समझने में। चौथा है औद्योगिक संघर्ष अधिनियम 1947। पांचवा है कारखाना अधिनियम 1948 और छठा है प्रसूचता अधिनियम 1961 यानी कि अप्रेंटिस एक्ट अधिनियम 1961। अब इसमें हमारे लिए आप सोच रहे होंगे इतने सब तो हमको नहीं, इतने सब कैसे पढ़ेंगे। हाँ, कुछ हम लोग नहीं पढ़ेंगे और कुछ हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन कुछ में जो बहुत इम्पोर्टेंट है और जो ITI के सिलेबस में भी हैं और सिलेबस में बहुत शॉर्ट रूप में है, केवल उनका नाम दिया गया है लेकिन सारे डिफाइन नहीं किए गए हैं। तो मैं आपको कोशिश करूंगा कि इनको डीपली डिफाइन करता चलूं और जो जो इसमें इम्पोर्टेंट होंगे बस उन्हीं के बारे में डीपली पढ़ेंगे, बाकी के नहीं पढ़ेंगे। तो जैसे कि इसमें हमको श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमको बहुत डीपली पढ़ना है। और मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 ये भी हमको बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमको बहुत डीपली पढ़ना है। इसके बाद कारखाना अधिनियम 1948 ये भी हमको पढ़ना है। और इसके बाद छठा है प्रसूचता अधिनियम 1961। इसमें से हमको 4 एक्ट ये पढ़ने हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे जो ITI इंस्ट्रक्टर है उससे रिलेशन भी रखते हैं, क्योंकि सीधा सीधा हमारा संबंध इन्हीं से है, क्योंकि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में हम इस बारे में पूरा दे रखा है। ये अलग बात है कि उसमें डीपली नहीं दे रखा, कुछ पॉइंट्स में ही दे रखा है, लेकिन हमको क्योंकि कंपटीशन फाइट करना है इसलिए हम लोगों को डीपली पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 20 नंबर का आएगा। तो 20 नंबर में क्वेश्चन जब तक आप डीपली नहीं पढ़ेंगे तब तक आपसे क्वेश्चन बनेगा नहीं। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग सामाजिक सुरक्षा संबंधी विधान कौन कौन से थे, सॉरी कौन कौन से हैं, क्योंकि अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, कुछ ही दिनों में कुछ इसमें अमेंडमेंट होने वाला है और इन सबको मिला के केवल एक ही कानून बनाने की प्रक्रिया चल रही है।
और वो संसद में लंबित भी है। और सुनने में तो आया था कि जुलाई में हो सकता है कि वो लागू कर दी जाए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो हो सकता है कि अगले संसद सत्र में इसको पास करा के और इसको लागू कर दिया जाए, क्योंकि ये जितने भी फैले हुए हैं एक दूसरे से बहुत रिलेटेड है। किसी का नियम किसी में काम करता है, किसी का नियम किसी में काम करता है, इसलिए उन सबको तोड़ मरोड़ के सबको एक जगह बना दिया गया है। लेकिन अभी हम लोगों को तो पुराना ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो है सिलेबस में वो यही है, तो इसलिए हम लोग पुराना ही पढ़ेंगे। अभी अब जब नया आया ही नहीं तो हमारे लिए तो यही नया है। चलिए तो पढ़ते हैं इसमें कौन कौन से हैं। भारतीय गोदी श्रमिक अधिनियम 1934, दूसरा है कोयला खान श्रमिक कल्याण कोष अधिनियम 1947, तीसरा है कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, चौथा है न्यूनतम मजदूरी भुगतान अधिनियम 1948। कहीं कहीं वर्ड गलत लिख जाते हैं हिंदी में, तो थोड़ा सा उन पर गौर ना कीजिएगा, आप जस्ट समझिएगा न्यूनतम मजदूरी भुगतान अधिनियम 1948। पांचवा है खदान अधिनियम 1952, छठा है कर्मचारी प्रोविडेंट फंड 1952, सातवां है मातृत्व लाभ अधिनियम 1961। इसमें से हमको जो इम्पोर्टेंट है वो है कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, चौथा है न्यूनतम मजदूरी भुगतान अधिनियम 1948, और छठा है कर्मचारी प्रोविडेंट फंड 1952, और जो सातवें नंबर पर है मातृत्व लाभ अधिनियम 1961। ये भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बाकी के हम लोगों को बस केवल जानना है कि हाँ ये भी अधिनियम होते हैं, बाकी इनके बारे में केवल ये कब लागू हुए और ये कहाँ कहाँ लागू होते हैं, बस इनका थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हुए हम लोग इनको पढ़ेंगे। बाकी की जो इम्पोर्टेंट है उनको हम डीपली पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ इतनी चीज़ आप लोगों को समझ में आई होगी। और अगर आप लोग नोट्स की डिमांड करते हैं, अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो मेरे पास पीडीएफ भी उपलब्ध है। कृपया आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। और मेरा एक नंबर भी स्क्रीन पर शो हो रहा था स्टार्टिंग में, 9170555755। इस पर भी आप मुझे केवल व्हाट्सएप कर सकते हैं और पीडीएफ के लिए मुझे बोल सकते हैं, मैं आपको पीडीएफ उपलब्ध करा दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936। मतलब कि जो मजदूरी है उसका भुगतान कैसे कैसे होना चाहिए, ये किन किन क्षेत्रों में लागू है, और ये कब से लागू हुआ, इसका क्षेत्र क्या है, इसमें कितनी धाराएं हैं, इन सब के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। तो इनके इसमें जो मुख्य प्रावधान है, जो इसमें धाराएं हैं, वो नंबर 1 धारा है संक्षिप्त नाम और विस्तार। धारा 2 है मजदूरी भुगतान का उत्तरदायित्व। धारा 4 है मजदूरी के भुगतान की कालावधि। धारा 5 है मजदूरी भुगतान का समय। धारा 7 है अधिकृत कटौतियों का प्रावधान। धारा 8 है जुर्माने की कटौती। धारा 9 है कार्य पर अनुपस्थित संबंधी कटौती। धारा 9 है कार्य पर अनुपस्थित संबंधी कटौती, ये दो बार हो गया है। धारा 10 है प्रतिष्ठान के क्षति होने पर कटौती। धारा 11 है दी गई सेवाओं के लिए कटौती। धारा 12 है अग्रिम की वसूली के लिए कटौती। और धारा 13 है बीमा स्कीम के लिए कटौती। और धारा 20 है दंड प्रावधान। तो धारा 1 में हम लोग संक्षिप्त नाम और विस्तार के बारे में पढ़ेंगे कि इसका संक्षिप्त नाम क्या है और इसका विस्तार कहाँ कहाँ पर है और ये कहाँ कहाँ लागू होता है। और धारा 3 में हम लोग पढ़ेंगे मजदूरी भुगतान का उत्तरदायित्व किस पर है, कौन नियोजक है और कौन नियोक्ता है, इन सबको हम जानेंगे। और कौन कौन उत्तर दायित्व रखता है मजदूरी भुगतान के लिए। और धारा 4 में हम लोग जानेंगे कि मजदूरी की भुगतान की काला अवधि क्या होनी चाहिए, कि कितने समय में हमको मजदूरी मिल जानी चाहिए, श्रमिकों को मजदूरी मिल जानी चाहिए, और कितने समय में
नेसेसरी है कि इतने समय में ही मिल जानी चाहिए और कितने टाइम पीरियड की होनी चाहिए। और धारा 5 में मजदूरी का भुगतान का समय, मजदूरी भुगतान के समय में वही आएगा कि मजदूरी किस डेट तक दी जाए और किस समय तक दी जाए और किस समय अंतराल के बाद देना, इस नियम में बताया गया है। और धारा 7 में अधिकृत कटौतियों का प्रावधान रहेगा कि जो कटौती जायज़ है, जो की जा सकती है नियोजक के द्वारा, नियोजक जो कटौतियां कर सकता है आपके मजदूरी भुगतान में, यानी कि आपकी मजदूरी में, सॉरी, आपकी मजदूरी में जो भी कटौती कर सकता है, लेकिन वो अधिकृत होनी चाहिए। तो उन कटौतियों को जानेंगे कि कौन कौन सी कटौतियां हैं और कौन कौन सी कटौती नहीं है। धारा 8 में हम लोग जानेंगे जुर्माने की कटौती, कि जुर्माने क्या क्या लगाए जा सकते हैं और उनके संबंध में कैसे क्या कटौती की जा सकती है, इनको जानेंगे। धारा 9 में हम कार्य पर अनुपस्थित संबंधी कटौती, यानी कि कार्य से अनुपस्थित होने के लिए हम कटौती किस किस संबंध में कर सकते हैं, किस किस तरीके से कर सकते हैं और कब कब कैसे कैसे अनुपस्थित हो, तो उसके संबंध में क्या क्या नियम है कटौती करने के। इसके बाद हम लोग धारा 10 में पढ़ेंगे प्रतिष्ठान के क्षति होने पर कटौती। यदि श्रमिक के द्वारा कोई भी प्रतिष्ठान को क्षति पहुंचती है या हानि होती है तो उसके भी नियम बनाए गए हैं। ऐसा नहीं है कि नियम केवल नियोजक के लिए ही सब कुछ है, सारे नियम नियोजक पर ही नहीं लागू होते हैं, इसमें दोनों लोगों पर ही नियम लागू होते हैं, चाहे वो श्रमिक हो चाहे वो नियोजक हो। तो उन सबको पढ़ेंगे हम लोग कि आखिर अगर श्रमिक से कोई क्षति हो जाती है प्रतिष्ठान में तो हम लोग उनकी क्या क्या कटौती हो सकती है और क्या क्या की जा सकती है। धारा 11 में पढ़ेंगे दी गई सेवाओं के लिए कटौती। कुछ सेवाएं दी जाती हैं नियोजक के द्वारा, जैसे कि आवास दे दिया या ट्रैवलिंग के लिए कुछ साधन दे दिया या कुछ और सेवाएं दे दी, तो वो कौन कौन सी अधिकृत सेवाएं हैं जिनके लिए वो कटौती कर सकता है। ये नहीं कि तुमको हम पानी पीने के लिए, ठंडा पानी पीने के लिए दे रहे हैं तो ये भी हम काट लेंगे, ऐसा नहीं कर सकता। तो इन्हीं चीज़ों को डिफाइन किया गया है धारा 11 में। धारा 12 में अग्रिम की वसूली के लिए कटौती, जो एडवांस दिया जाता है उसके संबंध में कटौती। अब एडवांस में क्या क्या शामिल होगा, जैसे किसी मजदूर को घर से लाने के लिए कुछ एडवांस राशि दी गई या यात्रा भत्ता दिया गया, तो क्या यात्रा भत्ता कटेगा या नहीं कटेगा, या उससे वो कटौती की जाएगी या नहीं की जाएगी, या एडवांस जो दिया गया वो किस रूप में काटा जाएगा, ये सारी डिटेल इसमें धारा 12 में हम लोग पढ़ेंगे। धारा 13 में हम लोग पढ़ेंगे बीमा स्कीम के लिए कटौती। जो भी विभिन्न बीमा स्कीम चलती हैं स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उनमें किस तरीके से कटौती की जा सकती है और वो कौन कौन सी कटौतियाँ होती हैं, इनके बारे में हम लोग धारा 13 में पढ़ेंगे। और धारा 20 में हम दंड प्रावधान पढ़ेंगे। दंड प्रावधान में हम ये लोग पढ़ेंगे कि आखिर नियोजक या श्रमिक कि दोनों के लिए ही दंड का कुछ प्रावधान है, तो किसके लिए कितना दंड दिया जाएगा और किस गलती के लिए कितना दंड दिया जाएगा, ये सारे प्रावधान धारा 20 में वर्णित हैं। तो इनको हम लोग आगे विस्तार से पढ़ेंगे। उम्मीद है आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ और देखते रहें मेरे वीडियो को, और आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, और कमेंट्स ज़रूर करिएगा कि आखिर क्या कमी है और कुछ अपनी राय भी दीजिएगा। और जो मैंने अपना पर्सनल नंबर दे रखा है उस पर आप कमेंट्स करके पीडीएफ नोट्स के लिए भी डिमांड कर सकते हैं। वैसे तो अभी पढ़ते रहिए, और जब आपको समझ में आए कि हाँ कुछ कंटेंट अच्छे हैं और ठीक ठाक हैं, तब आप पीडीएफ के लिए डिमांड कीजिएगा। बाकी अभी आप लोग इसी से पढ़ते रहिए, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा चैनल आपको बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ आपकी कुछ समस्याओं
जो कुछ टॉपिक पर आपकी हैं उनको सॉल्व करने में कुछ हेल्प करेगा। तो ऐसे ही जानकारी के लिए जुड़े रहिए अपने यूट्यूब चैनल रेडी टू कम्पीट से। तो जुड़े रहिए। थैंक यू गाइज।